जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 37वां डे और आज भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को और उसके साथ साथ हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। तो आज हम किस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले जैसे देख सकते हो कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिटी के बारे में समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है हम इसको भी समझेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज को भी देखेंगे। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, प्रियम्बल, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। तो इन सब के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हम इसके एमसीक्यू सीरीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 37वां डे। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, द टर्म डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, इंटायर लॉ बिकम्स इनवैलिड, क्या सभी लॉ को इनवैलिड कर दिया जाता है, या फिर ऑप्शंस में देखो ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ लॉ इज रिमूव्ड। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है लॉ का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो कि मतलब जो कि लॉ के पार्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो लॉ का पार्ट है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लॉ कैन नॉट बी चैलेंज, नो को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन अमेंड लॉ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरिटी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ऑनली कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है ना उसको लॉ से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स बताया जा रहा है, सपोज द गवर्नमेंट पासेस ए लॉ। मान के चलो गवर्नमेंट जो है वो पास कर रही है लॉ, ठीक है, जिसे एजुकेशन रेगुलेशंस एक्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसे एजुकेशन रेगुलेशंस एक्ट कहा जा रहा है विथ 4 सेक्शंस, जिसका 4 सेक्शंस है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करो। ऑल स्कूल मस्ट रजिस्टर, जिसमें सभी स्कूल्स का रजिस्टर करना अनिवार्य है। फीस विल बी रेगुलेटेड, फीस को रेगुलेट करना अनिवार्य है। ओनली स्टूडेंट्स ऑफ वन रिलीजन कैन टेक एडमिशंस, स्कूल का बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे बात कर रहा है कि केवल एक ही रिलीजन्स के लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम टीचर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के लिए जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है जो कि एक धर्म विशेष को लेकर के फोकस कर रहा है, तो इसको जो है वो क्या, इसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको देखो यहाँ पे, नो सेक्शन 3 वायलेट्स आर्टिकल 14। ठीक है, यानी राइट टू इक्वालिटी को क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वायलेट्स हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो क्या करेगा, कोर्ट जो है वो ओनली सेक्शन 3 को जो है वो हटा देगा, यानी 124 जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि जो लॉ में नहीं होना चाहिए था अगर वो लॉ में होता हो तो उसे कोर्ट क्या करेगा, उसको हटा देगा। इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम अगर सेकेंड एग्जांपल्स के साथ समझे थोड़ा सा, इमेजिन, मान के चलो कि ये मैंगो है जो कि रटेन पार्ट है। ठीक है, डू यू थ्रो अवे द होल मैंगो, मतलब मान के चलो कि कोई मिडिल क्लास का है, ठीक है, जिसको कभी काल फल खाने को मिले। ठीक है, तो उसके पास मान के चलो आम मिल गया। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा भाग जो है वो सड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा भाग फेंकेगा काट करके या फिर पूरा भाग फेंक देगा। उसके पास तो एक तो मुश्किल से फल मिला है। ठीक है, तो वो पूरा भाग फेंकने की बजाय जो है वो जो सड़ा हुआ भाग है उसको क्या करेगा, फेंक देगा। उसी को क्या कहते हैं हम, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि जो नाकाम का है ना, मतलब जो सड़ गया है, जो फल सड़ गया उसको क्या करेगा, फेंक देगा। जो लॉ को वायलेट्स करेगा उसको क्या करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा कोर्ट। ठीक है, उसी को कहा जाता है
डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यू कट ऑफ द रटेन पोर्शन, क्या करेगा, रटेन पोर्शन को जो है वो काट देगा। यू कीप गुड पार्ट को जो है वो रख लेगा। सिमिलरली इन लॉ ओनली द बैड पार्ट इज रिमूव, बैड पार्ट को जो है वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो क्या करे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज लॉ इज रिमूव्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को जो है वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। एनालिसिस यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स दैट ई पार्ट ऑफ लॉ, अगर कोई लॉ का पार्ट जो है ना वो वायलेट कर रहा हो, किसको, फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहा हो, ओनली दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज रिमूव, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को जो है वो क्या कर दिया जाएगा, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ लॉ इज़ वैलिड, और जो बाकी लॉ है उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो किसी प्रकार से विशेष जो लॉ में नहीं होना चाहिए था, अगर वो चीज़ हो तो उसको कोड करेगा, क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में दिया गया है। ठीक है, विच सेज लॉ इज़ वाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो दिस डॉक्ट्राइन वाज क्लियरली एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक केस आया था RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस में भी इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो की पॉइंट्स जो वो किस में बेसिस है, तो ये आर्टिकल 13 के ऊपर जो है वो बेसिस है। ठीक है, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, रिमेनिंग वैलिड पार्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, अब देखते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोज्ड बाय, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑन फंडामेंटल राइट्स, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस घोषित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो है ना वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स, समझो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है। मान के चलो यू हैव राइट टू स्पीक फ्रीली, मान के चलो तुम्हें बोलने की आज़ादी तो है, बट यू कैन नॉट स्प्रेड, लेकिन तुम जो है ना वो नहीं फैला सकते हो, वायलेंस को जो है वो नहीं फैला सकते हो, हेट को नहीं फैला सकते हो, फॉल्स रूमर्स को नहीं फैला सकते हो। इससे क्या होगा, पब्लिक पीस को जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ठीक है, लेकिन आजकल की गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो क्या करती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, यानी कि अच्छे इंसान को भी जो है ना दबाने के लिए जो है वो जेल में डाल देती है। ठीक है, तो आजकल इस चीज़ पे भरोसा नहीं है भले, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे लॉ में दिया गया तो उसको हमको पढ़ना तो ज़रूरी है ना, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, सो द गवर्नमेंट कैन लिमिट दैट स्पीच टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। तो एक गवर्नमेंट जो है वो किस लिए करती है, तो लिमिट करने का प्रयास करती है स्पीच टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर को। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स कैन इम्पोज ओनली बाय लॉ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स में जो इम्पोज किया जा सकता है वो लॉ के थ्रू, एंड दैट लॉ मस्ट बी मेड बाय, जो कि लॉ बनाया जाता है किसके द्वारा, तो जो लॉ बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। यानी पार्लियामेंट का बात करें तो यूनियन सब्जेक्ट्स में जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, जबकि कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑन इट्स ऑन देयर मस्ट बी वैलिड लॉ, जैसे किस किस चीज़ में जो है वो लगा सकते हैं हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो देख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स का बात करें तो आर्टिकल 19A में जो है, 19A में जो है, फर्स्ट ए में, 19 फर्स्ट बी में, 19 फर्स्ट सी में, इस प्रकार की चीज़ों में जो है ना वो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकते हैं। आर्टिकल 14, 19, 20 कुछ चीज़ों में जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसे देख सकते हो कि आर्टिकल 14 में इनडायरेक्टली रूप से जो है ना वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा सकता है। ठीक है, 19 में जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, और 21 में भी ओनली बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है,
फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आर्टिकल 25 में जो है वो भी लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 21A में और आर्टिकल 32 में जो है वो नहीं लगाया जा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को, तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल मीन्स, जो टर्म जो है रिपब्लिक दिया गया है प्रियम्बल में, इसका मतलब क्या होता है, तो जो रिपब्लिक टर्म दिया गया है उसका मतलब होता है द कंट्री हैज़ मैनी स्टेट, क्या कंट्रीज़ के पास कई सारे स्टेट्स हो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ हेरिडेटरी, ऑप्शन सी में देखो, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हेड ऑफ स्टेट को जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इलेक्ट किया जाता है, उसी को हम रिपब्लिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान दो यहाँ पे, द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स दैट हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, तो इलेक्टेड होते हैं, ना कि हेरिडेटरी या मोनार्की होते हैं, ठीक है। रिपब्लिक का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन इंडिया द हेड ऑफ स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हेड ऑफ स्टेट जो है भारत का कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट का बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। हु इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी पार्लियामेंट के मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। अब हम देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द टर्म फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल मीन्स, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, जो प्रियम्बल में फ्रैटर्निटी टर्म दिया गया है उसका मतलब क्या होता है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड एमंग सिटीजन्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम, पॉलिटिकल पावर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रदरहुड एमंग सिटीजन्स, यानी ब्रदरहुड का भावना जो है वो सिटीजन्स के प्रति रखना ही क्या कहलाता है, तो फ्रैटर्निटी होता है। द फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड का जो है वो बात करता है, ठीक है। यूनिटी एंड सॉलिडरिटी अमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये फ्रैटर्निटी की में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इट इनकरेजेस पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन्स टू लिव टुगेदर, जैसे कि अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स मानने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग, ठीक है, रीजन्स के लोग जो है वो क्या करते हैं, तो रहते हैं, क्या एक साथ रहते हैं विच म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और हार्मनी के साथ, ठीक है। फ्रेटर्निटी आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग, फ्रेटर्निटी जो है वो और मदद करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक साथ लाने में नेशंस में, ठीक है। विच वाज इम्पोर्टेंट विजन एम्फेसाइज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ पर जोर दिए थे जब संविधान बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, तो कौन अपॉइंट्स करता है गवर्नर ऑफ स्टेट को, जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो ऑप्शंस में देखो, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है अपॉइंट किया जाता है, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155, किसके तहत, 155 आर्टिकल के तहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 155 के तहत जो है वो अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। द गवर्नर एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर जो है वो क्या करता है, तो गवर्नर जो काम करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। वाइल द रियल एग्जीक्यूटिव इज एक्सरसाइज बाय द चीफ मिनिस्टर, जबकि स्टेट में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो एक्सरसाइज करता है, जो उसका जो फ़ायदा उठाता है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, वो कौन करता है, तो चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मोस्टली रूप से जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर के जो है वो क्या करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जो इसका टर्म होता है, गवर्नर का जो टर्म होता है वो कितना, 5 साल का होता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 156 में बताया गया है। बट सर्व्स आई द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी लेकिन ये सर्व करते हैं जो
यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अनुसार ही सर्व करते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया था। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया। कहाँ पे, आर्टिकल 26 में दिया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान में कहाँ दिया गया, तो आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल जो है ना वो चीफ लीगल एडवाइजर होता है। क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर। ठीक है, कानून का एडवाइजर होता है। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान दो इस बात का। ठीक है, अभी हम एक टर्म और पढ़ाएंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो ये जो है ना वो ये दोनों जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये रिप्रेजेंट्स करता है क्या, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो गवर्नमेंट का ये रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, किसी भी केस को लेकर के अगर उलझन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है वो वहाँ पे क्या करता है, जैसे जज की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, लीगल एडवाइज़र की तरह काम करता है। एंड अदर कोर्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जज में अगर गवर्नमेंट्स को रिगार्डिंग कुछ भी जो है ना लीगल एडवाइस चाहिए या फिर लीगल रूप से काम करना हो कोर्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल का जो चीफ होता है ना वो जाकर के गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है वो कोर्ट में जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसी प्रकार से हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को जो है वो कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया था वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, तो गवर्नर के द्वारा जो है वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया था। ये क्या होता है, तो ये स्टेट का लीगल एडवाइजर होता है। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165, ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, तो एडवोकेट जनरल में के बारे में जो है वो आर्टिकल 165 में दिया गया है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो इसको अपॉइंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा किया था आर्टिकल 156 के तहत। ठीक है, द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। यहाँ पे ध्यान दो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। कहाँ का, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, वहाँ पे बोले हम कि भारत का जो है वो लॉ लीगल एडवाइजर होता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात कर रहा है एडवोकेट जनरल जो है वो लॉ ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, ध्यान रखना। सिमिलरली टू द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन लेवल का क्या होता है, तो लीगल एडवाइजर होता है। उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल जो है वो लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 8th क्वेश्चन है। हु अपॉइंट्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट किया था, किसके द्वारा अपॉइंट किया था, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इसको अपॉइंट किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो एडवोकेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 148, कहाँ पे, हमारे संविधान के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो आर्टिकल 148 में दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया था। द CAG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स। CAG का जो काम है वो क्या करता है, ऑडिट करता है, यानी कि देख रेख करता है। ऑडिट करता है मतलब द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट पब्लिक मनी इज यूज प्रॉपरली। यानी कि जो पब्लिक का मनी है, जो टैक्स का पैसा है, ठीक है, यानी सरकार जो है ना वो प्रॉपरली रूप से जो सरकार का यानी सरकार जो है वो प्रॉपरली रूप से जिस काम के लिए यूज़ करना था उस काम के लिए कर रही है या नहीं, इसको तो ऑडिट करने का काम करता है। सरकार के काम को जो है ना वो ऑडिट करने का काम करता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन को। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। क्या फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है, ठीक है। इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है टैक्सेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच। फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। से अपॉइंट किया था कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया था फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन को क्या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया था, ध्यान दो, नहीं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एवरी 5 ईयर्स में इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है, जबकि ये जो रिकमेंड्स करता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच, ठीक है। इसी प्रकार से इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया था, ना कि प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसके बारे में देखना है, ठीक है। इट स्टेबलाइजेज इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में? क्या ये सब जो था वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तब ये सब था, ऐड था। इट ओरिजिनली कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय क्या 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल था। और जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे संविधान में सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया गया है। और जब हमारा संविधान बना था उस समय कितना आर्टिकल्स था, तो 395 और 8 शेड्यूल था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 26 नवंबर 1950 को क्या हमारा संविधान लागू हुआ था? नहीं, 26 नवंबर को नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 भी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो कि 26 जनवरी होगा, ना कि 26 नवंबर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आज का, जो कि 9th क्वेश्चन होगा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच, वो हमारे संविधान के किस शेड्यूल में बताया गया है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में जो बताया गया वो 7th शेड्यूल में बताया गया। कहाँ पे बताया गया? 7th शेड्यूल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताया गया। जैसे देख सकते हो, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया, जिसमें यूनियन लिस्ट में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यूनियन लिस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितने सब्जेक्ट है, सो आप लोग बताओ। और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, ये सब बताओ, ठीक है। अब देखते हो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम। कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया? कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो बोरो किया गया है, तो इसको बोरो किया गया कहाँ से? यूएसए से जो है बोरो किया गया। किसको? कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है। तो ध्यान दो, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है तो हम इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जुडिशियल रिव्यू मतलब जो कोर्ट जो है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है ना, वो क्या कर सकती है, तो रिव्यू कर सकती है। जो लॉ बना है ना उसको फिर से रिव्यू कर सकती है, और अगर उसको लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको क्या कर देगी, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देगी, यानी कि उसको शून्य घोषित कर देगी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो जो है वो केस को फिर से देख सकती है, ठीक है। और उसे गलत लगे तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।